हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ओलंपियाड। यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं 40 डेज़ में प्रीलिम्स के लिए सिलेबस कंप्लीट करने की सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं डीपीएसपीज़ में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। चलिए हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ लीजिए, ये क्या है डीपीएसपीज़। इसको छोड़ो, डीपीएसपीज़ जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, आइडियल्स हैं फॉर द स्टेट, फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है ना, बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों है ये इंस्ट्रक्शंस, किस चीज़ का इंस्ट्रक्शन है? ये इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। लोगों के वेलफेयर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो डीपीएसपीज़ हैं। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 36 से 51 तक ये पूरे हैं। और उसके बाद इनको क्या है, यहाँ पर ये देखिए डेफिनेशन है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36 जो है वो डिफाइन करता है कि दे सर्व्स एज आइडियल्स एंड द इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टेट टू फॉलो व्हेन क्रिएटिंग पॉलिसीज एंड लॉज। जब भी लॉज बनाओ, जब भी पॉलिसीज बनाओ, तो इनको ध्यान जरूर रखना है। ये गवर्नमेंट को ऐसा इंस्ट्रक्शंस है। फिर ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी थे, और तब इनका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस। फिर इधर पे गांधीन फिलोसफीज भी हैं इनके अंदर। यहाँ पर आइडियल्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी हैं, फिर लिबरल प्रिंसिपल्स भी हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी हैं इन्हीं में, वो हम अभी देखेंगे आगे चलें। ठीक है, तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये सबसे पहली बात तो ये मोरल ऑब्लिगेशंस हैं। किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर, स्टेट की पावर के ऊपर ये मोरल ऑब्लिगेशन है। स्टेट को ये लिमिट करते हैं, ठीक है ना, एक तरीके से। देन उसके बाद ये नॉन इन्फोर्सेबल हैं। आर्टिकल 37 में ये चीज़ लिखी हुई है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इनको लेकर आप स्टेट को कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, आप स्टेट के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। देन उसके बाद ये एम्पलीफाइज करते हैं प्रियम्बल की वैल्यूज़। कौन कौन सी? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जो प्रियम्बल में वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ यहाँ भी दी हुई हैं। उसके बाद ये एक तरीके से स्टैंडर्ड सेट करते हैं गवर्नेंस के लिए, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी गवर्नेंस सही चल रही है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इनको हमने कैटेगराइज किया है। ये कैटेगराइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये सिर्फ हम ही लोगों ने हमारी सहूलियत के लिए किया है कि कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, और कुछ हैं जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो इनको याद रखना जरूरी है क्योंकि पेपर में ये आ जाता है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 36 हमने पढ़ ही लिया था, जिसमें क्या है कि दे सर्व एज आइडियल्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टेट। ठीक है, 36 में ये है। देन आर्टिकल 37 में क्या था कि दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल, दे आर नॉन इन्फोर्सेबल। ठीक है ना, अब इसके बाद आर्टिकल 38 देख लेते हैं। आर्टिकल 38 में दो चीज़ें हैं, ठीक, कि लोगों का वेलफेयर करना है, आपको एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना है जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले लोगों को। ठीक है ना, तो 3 टाइप की जस्टिस की बात है यहाँ पर, सोशल ऑर्डर बनाने की बात है आर्टिकल 38 के पार्ट 1 में। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 जो कि बाद में ऐड हुआ था, ये 1978 में ऐड हुआ था 44th अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है ना, ये याद रखिए, ये वाला जो पार्ट है बाद में ऐड हुआ था। इसमें बोला गया है कि मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, इन 4 चीज़ों में इनइक्वालिटीज़ कम करनी है। इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़। इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, इन 4 चीज़ों में इनइक्वालिटी कम करनी है, बाद में ऐड हुआ था। ठीक है ना, और यहाँ पर एक सोशल ऑर्डर बनाना है हमको जहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर हो सके। चलिए ठीक है, आर्टिकल 39 देख लेते हैं। आर्टिकल 39 है जिसमें 6 चीज़ें मिली हैं हमको। ठीक है ना, 6 चीज़ों में क्या है? सबसे पहली बात तो कि जो लाइवलीहुड है वो सबको मिलना चाहिए, सबको कमाने का जरिया मिले। ठीक है ना, तो लाइवलीहुड सबके लिए हो। देन उसके बाद ओनरशिप जो है रिसोर्सेज की, वो कॉमन गुड के लिए होनी चाहिए, सिर्फ किसी एक कम्युनिटी, किसी एक पर्सन के वेलफेयर के लिए, एक पर्सन के इंटरेस्ट के लिए नहीं होनी चाहिए। ओनरशिप जो है रिसोर्सेज की सबके लिए होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए मैन एंड वुमेन को। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स को मेंटेन करना है, हमको प्रोटेक्ट करना है वर्कर्स की स्ट्रेंथ को और उनकी हेल्थ को। और फिर हमें चिल्ड्रंस को हेल्दी उनका डेवलपमेंट हो सके, ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट देना है उनको। तो ये 6 चीज़ें जो है वो आर्टिकल 39 में है। आर्टिकल 38 और 39 अच्छे से याद कर लीजिए, ये जरूरी हैं दोनों आर्टिकल्स। ठीक है ना, बहुत जरूरी है। देन उसके बाद अब आ जाता है 39 के बाद आता है 40। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत की बात की गई है कि हर विलेज में एक पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दिया है 1992 में 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है ना, फिर 40 के बाद आता है 41, यहाँ पर है 41 में हम राइट टू वर्क की बात करते हैं, राइट टू असिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, लोगों को हम राइट टू वर्क देंगे, राइट टू असिस्टेंस देंगे। ठीक है, इसमें भी एक एक्ट बना है मनरेगा एक्ट, इसका अब नाम चेंज हो गया है, वो नाम आप मुझे कमेंट में बताइए
क्या इसका लेटेस्ट नाम है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ वुमेन्स के लिए यहाँ पर बात करी गई है, इसके लिए भी यहाँ पर एक्ट है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 हो गया है। अब इसके बाद फिर आर्टिकल 43 है, इसमें लिविंग वेजेस की बात करी गई है, इसके लिए भी ये एक्ट है। फिर आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 में यूसीसी की बात करी गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। देन उसके बाद आर्टिकल 45 में चाइल्डहुड और केयर और एजुकेशन की बात की गई है। और फिर यहाँ पर इसको फंडामेंटल राइट भी बनाया गया है। 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है, और फिर 6 साल से कम बच्चों की जो चाइल्डहुड केयर है वो यहाँ का पार्ट बनाया गया है, ठीक है ना। 6 साल से कम बच्चों को जो चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दी जा रही है वो उसके DPSPs में मेंशन है, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 45 हो गया। अब यहाँ पर आर्टिकल 46 देख लेते हैं। 46 में वीकर सेक्शंस के लिए हमने बात करी गई है, उनको हमको प्रोटेक्ट करना है, उनका डेवलपमेंट करना है। फिर 47 आर्टिकल 47 यहाँ है। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ की बात की गई है, न्यूट्रिशन बढ़ाना है और पब्लिक हेल्थ को सुधारना है, ठीक है ना। अब आर्टिकल 48 आ जाता है। आर्टिकल 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर को प्रमोट करना और एनिमल हस्बेंड्री को हमें प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है। और उसके बाद फिर आर्टिकल 48A है जिसमें हमको एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचना है, ठीक है। आर्टिकल 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट जो है, जो हमारा जो धरोहर है, ठीक है ना, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। देन उसके बाद आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ पर मैंने एकदम वन वर्ड में एकदम शॉर्ट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको याद कर लीजिए और इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लू चाहिए होता है हमको, बस एक थोड़ा सा हमें हिंट चाहिए होती है, बाकी हम समझ जाते हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पर ये बहुत शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखते हैं कि यहाँ पर इनको हमने इन्फोर्सेबल क्यों नहीं बनाया है, जब ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इतने अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, इनको हमने इन्फोर्स क्यों नहीं किया है। उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे जब हमने इनको बनाया था। 1950s की बात है, ठीक है, और अभी भी शायद इतने ज़्यादा नहीं है कि हम सब चीज़ें इन्फोर्स कर दें। उसके बाद हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो सबकी बात रखनी पड़ती है, ठीक है ना। हम यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते हैं, जैसे कि हमने आर्टिकल 44 में देखा UCC, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी लाना पड़ेगा, तो इसलिए। देन उसके बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, जब हमें पार्टीशन हुआ था तो हमें उसका ट्रॉमा था, ठीक है ना। तो हमको नेशनल यूनिटी तब बहुत ज़्यादा दिख रही थी, ना कि हमको सोशियो इकोनॉमिक राइट्स वगैरह दिख रहा था, है ना। राइट्स बाद में हो जाएंगे, वेलफेयर बाद में हो जाएगा, पहले यूनिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद हमने गवर्नमेंट पर भरोसा रखा और उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आगे आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं वो फिर डिसाइड करेंगी कि उनको कौन कौन से तरीके से इनको इन्फोर्स करना है। और फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इन्फोर्स भी किए हैं, लॉज लेकर आई हैं गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो सिंपल सा था, दो चीज़ों का कंपटीशन रहता है हमेशा, नेशनल एस्पिरेशंस जो है हमारी और जो कैपेसिटी है हमारी, ठीक है। चलिए अब आगे और क्या देखते हैं हमने इसमें। फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में हम डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो DPSPs है वो हमने लिए हैं आयरलैंड से, और फंडामेंटल राइट्स लिए हैं USA से। ये नॉन इन्फोर्सिएबल हैं, ये इन्फोर्सिएबल हैं। इनका जो पर्पस है वो है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, और इनका पर्पस है पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को मेंटेन करना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सिविल राइट्स। यहाँ पर ये ग्रुप पर फोकस करते हैं, एज अ कम्युनिटी सब पर फोकस करते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल सेंट्रिक हैं, इंडिविजुअल्स के राइट्स और लिबर्टीज़ के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। अब ये स्टेट के लिए ये पॉजिटिव हैं DPSPs, क्यों? क्योंकि ये स्टेट को एम्पावर करते हैं, स्टेट को ये बोलते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेट को ये रोकते हैं फंडामेंटल राइट्स कि आप बस इतनी आपकी हद है, इतना आपकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव हैं। अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में युद्ध चल रहा था, ठीक है ना, इनमें कॉन्फ्लिक्ट था, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले ईयर 1951 की बात है। चंपकम डोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है यही सबसे ऊपर है और इनको आप वायलेट नहीं कर सकते हो। आप DPSP बाद में लागू करना, पहले आपको फंडामेंटल राइट्स बचाने हैं, ठीक है। फिर सेम बात यहाँ पर बोली गई 1967 में गोलकनाथ केस में कि फंडामेंटल राइट्स हैव अ ट्रांसेंडेंटल ऑपोजिशन, ठीक है ना, ओके। फिर यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने एक अमेंडमेंट किया 1971 में, 25th अमेंडमेंट एक्ट किया, ठीक है ना। इसमें आर्टिकल 31C ऐड किया और बोला कि जो आर्टिकल 39B और C हैं, अगर हमको इनको इम्प्लीमेंट करना है तो आर्टिकल 14 और 19 को हम हार्म कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया और बोला कि ठीक है, बट यहाँ पर आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, आपको फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बीच में कुछ हारमनी बना के रखना पड़ेगा और बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर एक नई डॉक्ट्रिन की शुरुआत हुई, उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स और DPSPs है, इन दोनों का जो बैलेंस रहना चाहिए वो हारमोनियस बैलेंस रहना चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। और यही जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, ये जो बैलेंस है इन दोनों में, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पर जो अमेंडमेंट के थ्रू जो नए डीपीएसपीज ऐड हुए थे वो हम एक बार सारे देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1976 में फर्स्ट बार जो अमेंड हुआ था उसमें 4 तरीके के नए डीपीएसपीज को ऐड किया गया। पहला था आर्टिकल 39A जिसमें फ्री लीगल एड की बात करी गई। फिर आर्टिकल 43A जिसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात करी गई। अभी हमने देखा था 43 में क्या था, लिविंग वेज थे। 43 में लिविंग वेज थे ना, तो यहाँ पर वेजेस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वर्कर्स की बात है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। फिर आर्टिकल 48A इसमें एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात है, ये भी 1976 में ऐड हुआ। फिर आर्टिकल 39F है, आर्टिकल 39F यहाँ पर ऐड किया, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये भी अभी हमने देखा। देन 1978 में 44th अमेंडमेंट में ये भी हमने देखा अभी, आर्टिकल 38 जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर ऐड हुआ, आर्टिकल 38 का, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज़। फिर 2002 में 86th अमेंडमेंट से ऐड नहीं हुआ, इसमें चेंजेस हुए। आर्टिकल 45 में चेंजेस हुए कि जो 6 साल से कम वाले बच्चे हैं, 6 साल से कम एज के जो बच्चे, उनकी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसको स्टेट मेंटेन करेगा, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन तो उनका राइट बन गया था। उसके बाद 2011 में यहाँ पर 97th अमेंडमेंट हुआ जिसमें आर्टिकल 43B ऐड हुआ, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ठीक है ना, तो ये 7 नई चीज़ें ऐड हुई हैं, 7, 4 तो एक बार में ही हो गई, 3 ये अलग अलग हुई। चलिए ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये काफ़ी अभी चल रहा है न्यूज़ में, कंटेंशियस ये इशू है एक, जिसमें बात करते हैं कि जो पर्सनल लॉज होते हैं ना, सबके अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, हिंदू पर्सनल लॉज, मुस्लिम पर्सनल लॉज। ठीक है, तो उनको ये चाहते हैं आर्टिकल 44 में कि सबका यूनिफॉर्म एक कोड बन जाए, सिविल कोड, जो सारी जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं और जो सिटीजन्स इंडिया के, सबके ऊपर एक समान लगे। ठीक है ना, यूसीसी हमने देखा उत्तराखंड में भी ये इंप्लीमेंट हो गया है। ठीक है, तो इनमें बात होती है मैरिजेस, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन, इनसे रिलेटेड केसेस की बात होती है। ठीक है ना, इस पे ये चाहते हैं ये कि यूनिफॉर्म कोड बने। अब ये यूनिफॉर्म क्यों बने, उसके क्या आर्गुमेंट्स हैं, क्या ये फेवर में क्या है कि सबसे पहली बात तो इसमें इक्वालिटी आ जाती है। ठीक है, सब लोग इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पर वुमेन का एम्पावरमेंट होता है, क्योंकि वुमेन्स ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है हर पर्सनल लॉज में। हर रिलीजन की पर्सनल लॉज जो है वो वुमेन को एक सेकेंडरी स्टेटस देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या होता है, धर्म के नाम पर काफ़ी राजनीति होती है। फिर यहाँ पर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो खाप पंचायत से इनकी थोड़ी सी पावर कम हो जाएगी और सोसाइटी कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज हो जाएगी इसकी वजह से। लेकिन अब हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस है जो हमको ओवरकम करने हैं। सबसे पहला चैलेंजेस ये है कि जो पर्सनल लॉज हैं ये बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री से बने हुए हैं, सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है, हिंदू की, मुस्लिम्स की, सिख, ईसाई सबकी, तो उसको हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड कंसेंसस नहीं है। ये ब्रॉड कंसेंसस बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी हैं, सबके अलग अलग अपने मतभेद हैं, है ना, तो यहाँ पर उनके बीच में कंसेंसस बनाना मुश्किल काम है। फिर यहाँ पर पॉलिटिकल विल ही नहीं है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वही वोट बैंक खेलते रहते हैं, तो वो उनके पास खुद ही विल नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें। ठीक है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बट वेयर देयर इज नो विल देयर इज नो वे, तो फिर इसलिए प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पर जो हेट्रोजेनियस ग्रुप्स हैं ना, ये और इतना हेट्रोजेनियस है ये जो पर्सनल लॉज को, अगर हम चाहें भी तो यूनिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग बातें हैं अलग अलग लॉज में। तो यहाँ पर एक कॉमन लॉ बनाना एक टास्क है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं और इंक्लूसिव अप्रोच रखना है। ये सारी चीज़ें आप मेंस आंसर राइटिंग में करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या इनके बारे में, जो डीपीएसपीज एज अ होल है उनके बारे में क्या क्रिटिसिज्म है। सबसे पहली बात तो ये इन्फोर्सेबल ही नहीं है, तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फालतू की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। ये एक तरीके से जैसे इलेक्शन में वादे किए जाते हैं वैसे ये हमसे वादे किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल ही नहीं है। उसके बाद इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कहाँ सोशल जस्टिस, कहाँ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये क्या है समझाओ इनको, कोई डेफिनेशन नहीं है। देन उसके बाद इलॉजिकली अरेंज हैं, कोई लॉजिकल अरेंजमेंट है ही नहीं इनका, ऐसा बोला जाता है, क्रिटिसिज्म है। ठीक है ना, कैसे भी अरेंज करके रख दिए हैं। उसके बाद रिएक्शनरी इन नेचर है, कैसे रिएक्शनरी कि 19th सेंचुरी की जो पॉलिटिकल फिलोसफीज थी उनके ऊपर ये बेस्ड है, अभी के टाइम पे ये बेस्ड नहीं है, ये इनका क्रिटिसिज्म है, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। और पोटेंशियल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर देखो हम कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है स्टेट और सेंटर के बीच में, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और क्रिएट कर रहे हैं, तो इनका ये क्रिटिसिज्म है। ठीक है ना, पर फिर भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टेट के विजन को दिखाते हैं
ये वीकन फॉर कोर्ट हैं। कोर्ट इसको एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स रखता है जब वो जजमेंट देता है ना, तो कोर्ट की ये जजमेंट्स में काम आते हैं काफ़ी। उसके बाद ये पॉलिसी जब बनाती सरकार, तब ये फाउंडेशन की तरह काम करते हैं कि हमको कैसी पॉलिसी बनानी है। तब ये गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। ये पोल स्टार की तरह काम करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। और उसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स को सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है और इनका रेलेवेंस है। रेलेवेंस क्या है ये, कि ये सप्लीमेंट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन ये जो राइट्स हैं ये सोशियो और इकोनॉमिक राइट्स की भी बात करते हैं, डीपीएसपी जो है। उसके बाद ये गवर्नेंस का एक मेज़र है। हमको अगर गवर्नेंस को मेज़र करना है, नापना है इंडिया में कैसी है, तो हम इनके बेसिस पे समझ सकते हैं, ठीक है ना। डीपीएसपीज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं सारे, है ना। आपको अगर याद करने हैं तो एक बार आप पूरा यहाँ पर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। आर्टिकल 36 से स्टार्ट करिए, 37, 38 ऐसा करके कंप्लीट पूरा लिख दीजिए, आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब हम आते हैं ड्यूटीज़ के ऊपर। ड्यूटीज़ पे जल्दी से हम कवर करते हैं इनको, है ना। ड्यूटीज़ क्या है, आर्टिकल 51A में है ये सारी ड्यूटीज़, ठीक है ना। सिर्फ एक ही आर्टिकल है इनका, आर्टिकल 51A, उसमें ये कवर करी गई हैं। सबसे पहली बात तो ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इनको बाद में ऐड किया गया, ठीक है ना। ये 1950 में नहीं थी, इनको बाद में ऐड किया गया। अच्छा, बाद में कब ऐड किया गया, चलो देखते हैं हम। इनको 1976 में ऐड किया गया। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, उस कमेटी के बेसिस पर इनको ऐड किया गया है, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनका नाम रखा गया है, और फिर इसको आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया 1976 में, है ना। ये पार्ट 4A में है, पार्ट 4A, और आर्टिकल 51A में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी जितनी ड्यूटीज़ की, वो सारी ड्यूटीज़ को नहीं हमने एक्सेप्ट किया। यहाँ पर ड्यूटी टू पे टैक्सेस और पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस फॉर ड्यूटीज़, ये चीज़ें ऐड नहीं की हमने, ठीक है ना। ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने जबकि रिकमेंडेशन दी थी। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं एक एक ड्यूटी को, पूरा इनको याद कर लेते हैं, है ना। इसके ऊपर एक अच्छी स्टोरी है, वो स्टोरी मैं सुना दूंगा। सबसे पहली बात तो चलिए हम स्टोरी समझ लेते हैं, है ना। एक स्टोरी है, बहुत शानदार स्टोरी, आपको सारी ड्यूटीज़ याद हो जाएंगी। मान लीजिए हम 4 लोग हैं, आप, मैं और आपके दोस्त कोई, तो हम 4 लोग हैं जिसमें से 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, ठीक है ना। अब हम जाते हैं 15 अगस्त पर रेड फोर्ट, और वहाँ पर मोदी जी हैं, वो भाषण दे रहे हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले तो वो झंडा फहराते हैं, ठीक है। अब झंडा फहराने के बाद फिर नेशनल एंथम स्टार्ट हो जाता है। नेशनल एंथम एंड होता है, उसके बाद वो शुरू करते हैं बात करना। वो बात करते हैं सबसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल की, ठीक है, कि हमने कैसे आज़ादी ली, हमारे कैसे लीडर्स थे, ठीक, हमारे नेताओं ने कैसे हमें आज़ाद कराया, ये सारी चीज़ें सुभाष चंद्र बोस और सारी बातें करी उन्होंने, ठीक है ना। अब ये भाषण हो गया। अब उसके बाद हम बैठ गए सब लोग, फिर यहाँ से फिर आर्मी अपने अपने जो व्हीकल्स लेकर आ रही है ना, युद्धपोत लेकर आ रहे हैं, टैंक्स लेकर आ रहे हैं, एरोप्लेन्स आ रहे हैं। तो हमको काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत स्ट्रांग है, हमें एक प्राउड फीलिंग आ रही है, ठीक है ना। देन उसके बाद ये सब होता है, और फिर हम उसके बाद अब जाने लगते हैं, सब प्रोग्राम खत्म होता है। तो हमें कुछ लोग छेड़ने लगते हैं, हमारे साथ जो लड़कियां होती हैं उनके साथ जो गलत सलूक करने लगते हैं। फिर हम उनको समझाते हैं कि भाई यहाँ पर हमको डिग्निटी मेंटेन करनी है, हम इतनी अच्छी जगह आए हैं, आप ऐसा कैसा व्यवहार कर रहे हो। तो हम उनको भाईचारा सिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ। देन उसके बाद हम बोलते हैं चलो यार अब क्या करें, अब हम चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं। तो अब दिल्ली में है, तो हमने कहा चलो पास में ताजमहल है, वहाँ चलते हैं। तो हम ताजमहल आते हैं हमारा कंपोजिट कल्चर देखने, कल्चर देख रहे हैं हम हमारा। अब कल्चर जब हम देख रहे हैं तो पीछे यमुना जी भी हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर फॉरेस्ट भी है, पीछे नदी है और जंगल है, ठीक है। तो हम वो भी देखते हैं, फिर हम वहाँ जाते हैं, जंगल नदी देखते हैं। फिर वहाँ पर हम कुत्ते वगैरह घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वहाँ पर हम पास में देखते हैं यमुना नदी में कोई जो फीमेल है वो वहाँ पर छठ की पूजा कर रही हैं, ठीक है, और वो वहाँ पर अगरबत्ती वगैरह लगा रही हैं। तो हम उनके पास जाते हैं और पूछते हैं आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये यहाँ पर क्यों पूजा कर रहे हो। तो फिर वो हमको समझाती हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं ये चीज़। तो हमने उनसे पूछा, इंक्वायरी करी, ठीक है ना। देन उसके बाद अब हम आने लगते हैं, तो वहाँ पर एक कुत्ता रहता है, उसको भूख लगी होती है, हम उसको बिस्किट्स खिला देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम मार्केट जाते हैं, सरोजनी जाते हैं ना, सरोजनी मार्केट, वहाँ से हम शॉपिंग करते हैं कुछ। लेकिन वहाँ पर कुछ लड़ाई कर रहे होते हैं कुछ लोग, कुछ गुंडे जो हैं वो तोड़ा फोड़ी कर रहे होते हैं दुकानों की, पब्लिक प्रॉपर्टी की। तो हम उनको समझाते हैं, नहीं मानते जब वो, तब हम पुलिस को कॉल करते हैं कि जल्दी आओ, यहाँ पर कुछ लोग लड़ रहे हैं। अब वो लड़ रहे हैं तो पुलिस आके उनको पकड़ ले जाती है, और फिर हमको वो एक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस देती है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, वेरी गुड, ठीक है। फिर अब हम अच्छे से बढ़िया घर जाते हैं। रास्ते में हमको कुछ बच्चे हैं जो मजदूरी करते दिखते हैं, हम उनके घर पर जाते हैं, उनके घर वालों को बोलते हैं कि इनको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजो, ठीक है। बस यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब हम इस स्टोरी को आपने अच्छे से सुन लिया होगा, नहीं सुना तो एक बार फिर से सुन लीजिए वीडियो पीछे करके, और फिर अब हम आगे चलते हैं।
शुरुआत हमने कहाँ से की थी? शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट ऑफ आइडियल्स, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। मोदी जी ने नेशनल एंथम, पहले नेशनल फ्लैग फहराया था, फिर नेशनल एंथम स्टार्ट किया था, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके आइडियल्स की बात करी थी, फ्रीडम स्ट्रगल्स की, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ये देखिए फ्रीडम स्ट्रगल की बात करी गई थी, ठीक है ना। फिर सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी का फील हमको कब आया? जब हमारे पास आर्मी जो आई पूरा उनका व्हीकल्स लेकर, एरोप्लेन्स लेकर, टैंक्स लेकर, तब हमको पता चला कि यार इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी तो अच्छी खासी मेंटेन्ड है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर सोचा कि यार हम भी कभी मौका लगेगा तो हमारी कंट्री को डिफेंड करेंगे। वो सारा माहौल देख के हमें अंदर से जोश आ गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर हारमनी और कॉमन ब्रदरहुड फैलाया। जब वुमेन डिग्निटी की बात करी, जब हमें वो गुंडों ने छेड़ा था, तब हमने उनको सिखाया कि भाई हम सब भाई भाई हैं, ऐसा मत करो और वुमेन्स की डिग्निटी का ख्याल रखो, ठीक है, ये हमने बात करी। फिर उसके बाद हम रिच हेरिटेज कल्चर घूमने गए थे, ताजमहल गए थे ना, तो वहाँ पर हमने रिच हेरिटेज देखा, कंपोजिट कल्चर देखा, और उसी के पीछे हमने फॉरेस्ट देखा, लेक्स देखे, रिवर देखी, यमुना रिवर। फिर वाइल्ड लाइफ में हमने कुछ जीव जंतु देखे वहाँ पर, ठीक है। और फिर हमने कुत्ता देखा था जिसको हमने बिस्किट खिलाए थे, उसके लिए हमने कंपैशन दिखाया, लिविंग क्रिएचर के लिए हमने कंपैशन दिखाया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने जो एक फीमेल थी वहाँ पर पूजा कर रही थी, है ना, यमुना नदी के पास, उनसे हमने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हमने साइंटिफिक टेम्पर को हमारे अंदर था, तभी तो हमने पूछा, इंक्वायरी की, उनसे इंक्वायरी की, हमने पूछा उनको और हमने समझाया कि अरे इससे कुछ नहीं होता, यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, आप ऐसा मत करो। तो हमें कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म की बात है, ह्यूमनिज्म की बात करी, है ना। ह्यूमनिज्म जैसे कि वो कुत्ते को बिस्किट खिलाना भी एक ह्यूमनिज्म था। उसके बाद फिर हम सरोजनी गए थे, तब कुछ लोग लड़ रहे थे वहाँ पर, प्रॉपर्टी तोड़ रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी। तो हमने उनको बोला नहीं नहीं, आप वायलेंस मत करो यहाँ पर, तो वायलेंस नहीं करने दी, पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने सेफ रखा। उसके बाद जब वो नहीं माने तो हमने पुलिस को बुलाया। तो हमने क्या करा? हमने एक्सीलेंस दिखाई हमारे स्फेयर में, ठीक है। हमने पहले तो समझाया, फिर पुलिस को बुलाया, तो हमने कलेक्टिव सामने मिलके, है ना, हमने एक्सीलेंस दिखाई। ओके और फिर लास्ट में हमने बच्चे को काम करते देखा, तो उसके घर वालों को बोला कि इसको पढ़ाई के लिए भेजो आप। तो हमने यहाँ पर सारी ड्यूटीज़ कवर कर ली हैं। उम्मीद है आपको याद भी हो गई होंगी ये ड्यूटीज़, ठीक है। ये जो लास्ट वाली ऐड हुई है 2002 में, तो ड्यूटी सिर्फ एक ही ऐड हुई है, और जो DPSPs थे वो 7 नए ऐड हुए थे, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। अब ये जो ड्यूटीज़ हैं वो एक मोरल और सिविक इंस्ट्रक्शन से एक तरीके से, ठीक है ना, ये कोई इन्फोर्सेबल नहीं है, बट ये मोरल और सिविक गाइडेंस हैं, और ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ठीक है ना, इंडियन सिटीजन्स के लिए ही हैं। और ये बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे कि जापान में है बस, ठीक है, और ये अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है ना। तो ये DPSPs की तरह ही नॉन जस्टिसेबल हैं, ठीक है ना, पर इनको चाहे तो पार्लियामेंट इनको इन्फोर्स कर सकती है, ठीक है, कोई लेजिस्लेशन के थ्रू, जैसे कि नेशनल फ्लैग के लिए लॉ है ना, ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद इनको, इनकी हेल्प क्या, इनका क्या रेलेवेंस है इनका, ये कहाँ काम आते हैं? जब जुडिशियल जजमेंट्स होती हैं, जब जुडिशरी को जजमेंट देना होता है, तब वो ड्यूटीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है ये सिटीजन्स के लिए, ठीक है। जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं तो हमको इंस्पिरेशन आती है, तो इसलिए ज़रूरी भी हैं ये। इनका ओरिजिन देख लेते हैं कहाँ से हुआ। ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने इनको रिकमेंडेशन दिया था, इनका 42nd अमेंडमेंट आया 1976 में, तब ये आई और फिर इनको एक बार ही अमेंड किया गया है, ओके। और इनमें 11 ड्यूटीज़ है टोटल, हमने जो अभी पढ़ी टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं, मोरल और सिविक्स। उसके बाद ये नॉन जस्टिसेबल है, बट ये फंडामेंटल है टू द नेशनल कैरेक्टर। नेशनल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए उसके लिए फंडामेंटल है, और ये एक तरीके से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ठीक है। और कोर्ट के लिए ये, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करनी पड़ती है, कोई जजमेंट देनी होती है, तो कोर्ट इनका यूज़ कर सकती है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, एक बार फिर से आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।